वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एनीमिया के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन और एटोलॉजिकल पार्ट कवर कर लिया था। आज हम कवर करने वाले हैं सिम्टम्स। ओके, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ऐसे एनीमिया में। अब जैसा कि पता है हमें कि आरबीसी लॉस हो रहा है, हीमोग्लोबिन लॉस है, यानी एक तरीके से यहाँ पे प्रॉपर जो आरबीसी का रोल होता था ऑक्सीजन सप्लाई करना, न्यूट्रिशन सप्लाई करना, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी कम हो रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं क्या सिम्टम्स आएंगे। फैटिक, थकान होगी, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन का काम था वो आरबीसीज कर रही थी, अब वो स्लो डाउन हो गया है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से थकान जैसी प्रॉब्लम आएगी एनीमिया के इसमें। और जो हमारे स्किन है वो कैसे हो जाएंगी, पेल येलो हो जाएंगी। ब्रीथ शॉर्टनेस, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा। ओके, लाइट हेडेक होगा, हमारे सिर दर्द होगा हल्का फुल्का, डिजीनेस, चक्कर आएंगे। ओके, वीकनेस होगी, इरेगुलर हार्ट बीट्स हैं, चेस्ट पेन होगा, कोल्ड हैंड एंड फिट्स, और जो हमारे हाथ पैर हैं वो ठंडे रहेंगे। ओके, तो ये बेसिक हमारे सिम्टम्स होते हैं किसके, एनीमिया के। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एनीमिया। टाइप्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया के भी टाइप्स होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम कह सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नाम से ही पता लग रहा है कहीं ना कहीं आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। ओके, सो ये कॉमन टाइप होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया जो होती है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, आयरन की कमी होने की वजह से होती है। ठीक है, ड्यू टू द आयरन डेफिशिएंसी। आयरन इज एसेंशियल मटेरियल टू फॉर्म द हीमोग्लोबिन, और जो आयरन होता है वो हमारे क्या है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए सबसे असेंशियल मिनरल होता है। बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है हमारे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में। अब जब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगा प्रॉपर, तो हमारे आरबीसीज भी अच्छे से नहीं बन पाती हैं, उस केस में एनीमिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन बॉडी, अगर हम देखें हमारी बॉडी में आयरन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आयरन का रोल होता है। इन एक्टिव मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज फोर्स, देखते हैं अगर हम देखें तो आयरन दो तरीके से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। एक आयरन ऐसा होता है जो एक्टिव मेटाबॉलिक फॉर्म में रहता है, जो एक्टिव रहता है, यानी कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है, कुछ ना कुछ वो बिजी होता है अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। ओके, लेकिन स्टोरेज फुल, यानी कुछ आयरन कंटेंट हमारा क्या होता है, स्टोर फॉर्म में रहता है, ताकि इन फ्यूचर हमारे काम आ सके। तो टोटल बॉडी आयरन अबाउट हमारे बॉडी में कितना होता है, 3 to 4 ग्राम होता है। ओके, यही हमारे 3 से 4 ग्राम जो आयरन है वही हमारी पूरी बॉडी में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो अगर हम देखें इसमें जो फंक्शनल फॉर्म है, यानी कि एक्टिव मेटाबॉलिक फॉर्म ऑफ आयरन है, वो कितना होता है, 75% है। आफ्टर दैट जो नॉन फंक्शनल फॉर्म होता है आयरन का, वो 25% है। अब हम बात करते हैं, अगर फंक्शनल फॉर्म में 75% में भी जो हीमोग्लोबिन में होता है आयरन कंटेंट आउट ऑफ 3 to 4 ग्राम, 2 ग्राम हमारे मैन में प्रेजेंट होता है, और 1.5 ग्राम हमारे वुमेन्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हीमोग्लोबिन, ओनली हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है टोटल आयरन। ओके, अगर मायोग्लोबिन यानी कि मसल प्रोटीन की बात करें तो उसमें कितना प्रेजेंट होता है आयरन, 200 mg प्रेजेंट होता है, अबाउट 200 mg। अगर हम बात कर रहे हैं 3 से 4 ग्राम, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये कितना है, 3000 3000 to 4000 mg ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, अगर हम mg के फॉर्म में देखते हैं। ओके, तो ये मायोग्लोबिन के फॉर्म में, अगर मायोग्लोबिन में देखें 200 mg आयरन स्टोर हो गया, यानी एक्टिव है। ओके, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में भी एज अ साइटोक्रोम्स यूज करते हैं आयरन का मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए। तो ये 150 mg आयरन यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ओके, और इसी तरीके से अगर हम नॉन फंक्शनल आउट ऑफ 25% देखें तो इसमें क्या है, फ्री आयरन टॉक्सिक। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आयरन स्टोर फॉर्म में क्यों रहता है, वो स्टोर रहता है लेकिन अकेले नहीं रह सकता, फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा। ओके, तो इस वजह से आयरन स्टोर तो होता है, लेकिन वो किसी ना किसी अदर मटेरियल मिनरल के साथ क्या रहता है, बाउंडेड रहता है, ताकि वो टॉक्सिक ना रहे हमारी बॉडी के लिए। ओके, आयरन बाउंड प्रोटीन्स, तो इस वजह से आयरन हमारे कुछ प्रोटीन्स के साथ क्या रहता है, बाउंड फॉर्म में रहता है, जैसे कि नॉन हीम मेटेलोप्रोटीन्स, यानी कि ये नॉन हीम मेटेलोप्रोटीन्स, जैसे कि ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर इन द नॉन टॉक्सिक फॉर्म। जो ये नॉन हीम मेटेलोप्रोटीन है, ये क्या है, आयरन को स्टोर करने वाला प्रोटीन है, जो कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और स्टोर फॉर्म में रहता है, जो कि नॉन टॉक्सिक फॉर्म हो गया। ओके, उसी तरीके से एक दूसरा हमारा है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन क्या है, इसमें
250 से 300 mg जो होते हैं वो आयरन क्या रहते हैं, बाउंडेड फॉर्म में रहते हैं, जिनका काम होता है फॉर आयरन ट्रांसपोर्टेशन इन द ब्लड, ब्लड में आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ओके, उसके बाद होता है हमारा फेरेटिन, फेरेटिन जिसमें अबाउट 1 ग्राम इन मैन और 0.6 ग्राम इन वुमेन में ये आयरन स्टोर रहता है टिश्यू के अंदर। ओके, विद द हेल्प ऑफ फेरेटिन। ओके, तो फेरेटिन के फॉर्म में टिश्यू के अंदर हमारा आयरन इस तरीके से स्टोर होता है, जो कि ये नॉन फंक्शनल यानी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये फ्यूचर में काम आने वाले आयरन होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, आयरन को अपनी बॉडी में देखा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, और ये बेसिक चार्ट मैंने उसी को फिर से एक कह सकते हैं चार्ट के फॉर्म में हमने दिखाया है, कैसे ये प्लाज्मा में प्रेजेंट 4 mg जो हम कह सकते हैं, सॉरी 4 mg नहीं, यहाँ पे होगा 4 ग्राम होगा, तो 4 ग्राम प्लाज्मा में जो आयरन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, टोटल यहाँ पे एब्जॉर्प्शन 1-2 mg डेली होता है और 1-2 mg डेली लॉस भी हो रहा है आयरन। किस तरीके से यहाँ पे बॉडी में स्टोर है 1000 mg, मायोग्लोबिन और एंजाइम्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं 300 mg, कहाँ पे आयरन डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर 20 mg आउट ऑफ डेली हमारे आरबीसी प्रोडक्शन में जाता है, बोन मैरो में जाता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं यानी आरबीसीज बनती हैं, वहाँ पे 2500 mg यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम क्या है, शो किया गया है किस तरीके से आयरन की हेल्प से ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ आयरन, आयरन के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, O2 कैरियर फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है लंग्स टू टिश्यू। ओके, लंग्स से पहले हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, देन वो हमारे टिश्यूज में जाता है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है विद इन द सेल, सेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है, वहाँ पे भी आयरन का रोल होता है। एज अ को फैक्टर भी वर्क करते हैं फॉर एसेंशियल एंजाइमेटिक रिएक्शन, बहुत सारे हमारे सेल के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं, वहाँ पे एज अ को फैक्टर वर्क करते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमिशन, स्टेरॉइडल हार्मोन सिंथेसिस, बाइल सॉल्ट सिंथेसिस। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इन लिवर, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ हमारे फंक्शंस हो गए किसके, आयरन के। ओके, अभी हमने जस्ट पीछे जैसे कि कवर कर लिया था कि क्या एटोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा आयरन डेफिशिएंसी, बेसिक हमने देखा था कि एनीमिया के क्या एटोलॉजिकल फैक्टर, अब हम बेसिक देखेंगे ओनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या एटोलॉजिकल फैक्टर हैं। ठीक है, तो एटोलॉजी यानी कॉजेस क्या हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। सो फर्स्ट है ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस होता है तो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है। एग्जांपल में मेनोरेजिया, मेनोरेजिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हैवी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू। कि मेंस्ट्रुएशन टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड लॉस होता है, उस केस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ओके, देन है क्रोनिक इंटरनल ब्लीडिंग, काफ़ी टाइम से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, सर्जरी है, ट्रॉमा है, कैंसर है और हमारे आयरन इंटेक जो है वो भी कम है, तो इस वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकते हैं। सेकेंड कंडीशन, हम आयरन तो ले रहे हैं डाइट में लेकिन आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, हमारे ब्लड में नहीं आ रहा एब्जॉर्ब होकर हमारे डाइट से, फूड से, तो फिर उस केस में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है, जैसे कि ड्यू टू द इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। अब एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में कुछ डिसऑर्डर्स होंगे, क्रॉन्स डिसीज होते हैं, सेलियक डिसीज हैं, जो इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस डिक्रीज हो जाता है। ओके, रेगुलर यूज ऑफ स्टमक एसिड ब्लॉकर्स, यानी कि हम बहुत ज़्यादा एंटी एसिड मेडिसिन ले रहे हैं तो उस केस में भी आयरन का जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को हम कह सकते हैं इनहिबिट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, जैसे कि मिल्क, टी, कॉफ़ी, तो ये हमारे क्या करते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करते हैं। या फिर हो सकता है इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गई, यानी कि हम डाइट में इतना इनफ आयरन नहीं ले रहे जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एट द जुवेनाइल एज और प्रेगनेंसी टाइम पे और लैक्टेशन पीरियड, ये 3 ऐसे टाइम पीरियड होते हैं जिसमें क्या होता है आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। ओके, सो ये था हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।